हेलो स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले के दो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस क्या है, ठीक है। देन इसके बाद बात करेंगे सेम स्ट्रेन के लिए भी कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन क्या है, और बहुत कुछ जो इन टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, पहले से एक सर्कुलर बार कंसिडर करके रखा हूँ जिसका लेंथ क्या है, एल है, और इसका डायमीटर क्या है, डी है। तो यहाँ पे मेरे को अगर इसका एरिया निकालना होगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ मैं इसका एरिया लिख देता हूँ, ठीक। ये एल क्या है मेरा एक्चुअल लेंथ, ये डी है एक्चुअल डाया। तो यहाँ पे जो एरिया मिलेगा उसका नाम दे देता हूँ मैं एक्चुअल एरिया। क्या हो जाएगा ये π/4 इंटू में डायमीटर का स्क्वायर, और डायमीटर क्या है मेरा, डी है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा कि इस बार पे एक टेंशन फोर्स लगा देता हूँ। ये मेरा क्या हो गया, टेंसाइल फोर्स हो गया P। अब मेरे को ये तो अच्छे से पता चल गया है कि टेंसाइल फोर्स लगने के कारण क्या होता है, मेरा बार इलोंगेट हो जाता है और इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है। तो इलोंगेशन के बाद क्या होता है, मेरा जो बार है वो थोड़ा चेंज हो गया। क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पे कि इस बार का जो लेंथ है वो एल ए से बढ़ के एल आई हो गया। ये एल आई क्या है मेरा, इंस्टेंट लेंथ, ठीक है। क्या होगा ये इंस्टेंट लेंथ, जो भी मेरा एक्चुअल लेंथ होगा प्लस जो भी इलोंगेशन आया होगा या चेंज इन लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा डाया भी कुछ ना कुछ चेंज हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि डाया भी तो कंप्रेस हुआ है। क्या हो गया, मैं मान लेता हूँ इस डाया को डी आई, ठीक है। डी आई क्या है मेरा, इंस्टेंट डाया। तो इस कंडीशन पे अगर मैं एरिया निकालूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इंस्टेंट एरिया π/4 इंटू में डायमीटर का स्क्वायर, और डायमीटर क्या है मेरा, डी आई। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैं आपको स्ट्रेस में क्या बताया था, स्ट्रेस इज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जो स्ट्रेस है मेरा क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन में एरिया होता है। रेजिस्टिंग फोर्स मेरा अप्लाइंग फोर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं आर की जगह डायरेक्ट पी लिख दिया हूँ। अब यहाँ तक तो ठीक था, P/A, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो मेरा A है इसका दो वैल्यू है। एक तो मेरा एक्चुअल एरिया जो स्टार्टिंग में था, और एक है मेरा इंस्टेंट एरिया, ठीक है, जो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। ये एरिया का इंस्टेंट एरिया क्या हो रहा है मेरा, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे P/A लिखूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अगर मैं P/ एक्चुअल एरिया करता हूँ तो मेरे को मिलेगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस। सेम अगर मैं यहाँ पे P/ इंस्टेंट एरिया का बात करूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ट्रू स्ट्रेस। अब देखते हैं कि ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्यों है और ये ट्रू स्ट्रेस क्यों है। अब यहाँ पे देखना इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या लिखा मैं, P अपॉन में एक्चुअल एरिया, ठीक है। एक्चुअल एरिया क्या है मेरा, जो लोड लगने से पहले जो भी एरिया होगा, ठीक। अब देखो ये मेरा बार है, इस पर कोई लोड नहीं लगा है, तो जैसा भी इसका बार का डायमीटर होगा मैं स्केल से इसको मेजर कर लूंगा और एरिया निकाल लूंगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस स्केल से मेजर करना है, मेरे को एरिया निकालना है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है मेरा, फोर्स अपॉन में एक्चुअल एरिया। फोर्स ये तो मेरे को पता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये फोर्स, और एरिया मैं मेजर कर लिया। मतलब कि यहाँ से जो मेरे को स्ट्रेस निकला वो बहुत ही सिंपली निकल गया, बहुत ही इजी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इसीलिए इस स्ट्रेस का जो भी वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम लोग हर बार इंजीनियरिंग पर्पस में यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछा है मेरे को स्ट्रेस निकालने, या किसी क्वेश्चन में स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है, वो क्या है, फोर्स अपॉन में एक्चुअल एरिया। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे निकालने में, ठीक है। इसलिए ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग पर्पस में यूज़ हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अब अगर मैं बात करूं इंस्टेंट एरिया, तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो ट्रू स्ट्रेस हो रहा है मेरा, फोर्स अपॉन में इंस्टेंट एरिया है। इंस्टेंट एरिया मतलब कि जिस समय पे अपन को स्ट्रेस चाहिए, हर एक समय का वो पॉइंट, ठीक है, हर एक समय का एरिया। अब देखो स्टार्टिंग में जो मेरा डायमीटर था वो कुछ ऐसा था, जैसे जैसे ग्रेजुअली मेरा लोड बढ़ता गया, डायमीटर भी क्या हुआ, ग्रेजुअली कम होता गया, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आ गया, ये दिख रहा है मेरे को कैसे स्टार्टिंग में जो मेरा DA था वो कैसे हर समय पे ग्रेजुअली कम होते गया, और लास्ट में क्या हो गया, DI।
तो यहाँ पे हर एक समय पे एरिया निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही बड़ा टास्क है कि मैं हर जगह तो नहीं निकाल सकता ना, हर एक समय पे कि जैसे जैसे मेरा एरिया कम हो रहा है, जैसे जैसे मेरा डायमीटर कम हो रहा है, मैं हर एक पॉइंट पे एरिया नहीं निकाल सकता, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा मेरे को। बट अगर मैं यहाँ का एरिया निकाल लूँ और फोर्स अपॉन में ये इंस्टेंट एरिया रखूँ, तो जो भी मेरा स्ट्रेस का वैल्यू आएगा वो एकदम ट्रू होगा, एकदम ओरिजिनल होगा, ठीक है। जितना स्ट्रेस आ रहा है मेरा सेम वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं एरिया की वैल्यू एकदम एक्चुअल रख रहा हूँ। जैसे मेरे को वैल्यू मिल रहा है हर एक समय पे, जैसे जैसे मेरे को एरिया का वैल्यू मिल रहा है उस वैल्यू को यहाँ पे रख रहा हूँ, तो जो भी मेरा इसके कारण स्ट्रेस आया वो एकदम ज़्यादा ओरिजिनल आया या ट्रू आया, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? ट्रू स्ट्रेस, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन में कभी भी अगर पूछा है कि स्ट्रेस निकालो तो क्या बोल रहा है ये? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अगर क्वेश्चन में केवल बोला स्ट्रेस निकालो तो वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस का बात कर रहा है। जब तक क्वेश्चन में डिफाइन ना कर दे कि ट्रू स्ट्रेस निकालो, तब तक अपन को केवल इंजीनियरिंग स्ट्रेस ही निकालना है। अगर बोला ट्रू स्ट्रेस निकालने, तभी ये स्ट्रेस निकालना है। अब देखो, इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकालना बहुत आसान है, पी पता है, एरिया आराम से निकाल लेंगे क्योंकि हमको हर क्वेश्चन में डायमीटर दिए रहेगा। बट अगर मेरे को बोल दिया ट्रू स्ट्रेस निकालो तो मैं कैसे करूँगा? पी तो पता है मेरे को, बट इंस्टेंट एरिया कहाँ से लाऊंगा? तो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है इसका, थोड़ा समझना है यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे कि मेरा क्या क्या चीज़ क्या क्या है। P टेंसाइल फोर्स है, लिखने की जरूरत नहीं है। L क्या है मेरा? ठीक है, तो यहाँ पे L क्या है मेरा? एक्चुअल लेंथ, मतलब कि लोड लगने से पहले वाला लेंथ। Li क्या है? इंस्टेंट लेंथ। डेल L जो भी LA और LI के बीच का डिफरेंस है, मतलब कि चेंज इन लेंथ, ठीक है, जिसको अपन इलॉन्गेशन भी बोलते हैं। DA क्या है मेरा? एक्चुअल डाया, लोड लगने से पहले का डाया। और DI क्या है मेरा? इंस्टेंट डाया। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं बता रहा था कि मेरे को अगर ट्रू स्ट्रेस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। मैं क्या मान के चलता हूँ कि मेरा लोड लगने से पहले और लोड लगने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। बस मैं मान के चल रहा हूँ अभी कि जो मेरा वॉल्यूम है लोड लगने से पहले का या फिर लोड लगने के बाद का, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला? वॉल्यूम कांस्टेंट। इस वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्चुअल एरिया इनटू में एक्चुअल लेंथ। मेरे को पता है क्या होता है वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ होता है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंस्टेंट एरिया इनटू में इंस्टेंट लेंथ, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता हूँ एरिया को एरिया के साथ और लेंथ को लेंथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखना Li जो है मेरा, ये Li क्या है? La प्लस डेल एल। तो मैं इस Li की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया? La प्लस डेल एल बाई La। ये La एक बार इसके भी अपॉन में है, ये इसके भी अपॉन में है, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? La अपॉन में La 1 प्लस डेल एल अपॉन में LA, डेल एल अपॉन में LA कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरे को क्या मिला कि एक्चुअल एरिया अपॉन में इंस्टेंट एरिया इज इक्वल टू इंस्टेंट लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू 1 प्लस में ये क्या है मेरा? चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, ठीक है। ये क्या होता है मेरा? स्ट्रेन। मैं आपको पहले बताया था कि चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, ये होता है मेरा स्ट्रेन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो मैं बस इसको रखता हूँ, बाकी चीज़ को इरेज कर देता हूँ। मेरे को बस इतना का ही ज़रूरत था। तो देखो, अगर क्वेश्चन में मेरे को पूछा है ट्रू स्ट्रेस निकालने के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? ट्रू स्ट्रेस क्या है? ये इतना जगह में हो जाएगा। ट्रू स्ट्रेस क्या है मेरा? सिग्मा T इज इक्वल टू P अपॉन में A I, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर यहाँ पे एक्चुअल एरिया का इनटू और डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को डिवाइड और इनटू कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? P अपॉन में इस एक्चुअल एरिया को यहाँ पे लिख दो और इनटू में एक्चुअल एरिया अपॉन में एरिया कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या मिला मेरे को? ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू ये P बाई A, P बाई एक्चुअल एरिया क्या है मेरा?
इंजीनियरिंग स्ट्रेस। क्लियर? P बाई ए की जगह मैं क्या किया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस डाल दिया। उसके बाद ये इंटू को इंटू रहने दो, एक्चुअल एरिया अपॉन में इंस्टेंट एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस स्ट्रेन। यहां तक क्लियर है? तो मेरे को क्या मिल गया, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंटू में 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। यहां तक क्लियर है? अगर मैं वो क्वेश्चन में पूछता है स्ट्रेस निकालने तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला डालूंगा, और अगर क्वेश्चन में पूछता है ट्रू स्ट्रेस निकालने तो मैं ये फार्मूला डाल के निकाल लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा खत्म होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो जैसे अपन देखें स्ट्रेस के लिए, अब बात करेंगे हम स्ट्रेन के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे हम लोग स्ट्रेस के लिए देखें सेम टू सेम वैसे ही है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में अपन क्या कर रहे थे, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में जो मेरा एक्चुअल एरिया है वो रखते थे। सेम अगर मैं स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ, ये तो चेंज इन लेंथ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, जितना वैल्यू आया मेरा चेंज इन लेंथ उतना ही होगा। अगर मैं चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। जैसे फोर्स अपॉन में एक्चुअल स्ट्रेस, एक्चुअल एरिया करता था तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस मिलता था, सेम वैसे ही चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ कर दूंगा तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन है इसलिए छोटा सा ईडी नोट कर देता हूँ। अब ट्रू स्ट्रेन देखो क्या होता है। अपन ट्रू स्ट्रेस में क्या कर रहे थे, फोर्स अपॉन में इंस्टेंट एरिया कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज इन लेंथ अपॉन में इंस्टेंट लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन में इंस्टेंट लेंथ। ये इंस्टेंट लेंथ क्या है, ये एल ए से बड़ा है और एल आई तक का है, मतलब कि एल ए से लेके एल आई तक होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ और इसका जो लिमिट है इंटीग्रेशन का क्या लगा देता हूँ, स्टार्टिंग कहाँ से है, एल ए, ये एल ए से बड़ा होगा और एल आई तक होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया मेरे को डायरेक्ट इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालना तो मैं फॉर्मूला से निकाल लूंगा, और क्वेश्चन में आता है ट्रू स्ट्रेन निकालना तो मैं ये तो नहीं रख सकता ना। मैं क्या करता हूँ, सीधा फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। क्या होगा, देखो यहाँ पे एल ए और यहाँ है एल आई डेल एल अपॉन में एल। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है, 1 अपॉन में एल इंटू में डेल एल। अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग एल। ठीक है, और यहां पे इसका लिमिट लगा दो एल ए एल आई। अब अगर मैं लिमिट हटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है मेरा, आई, माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब मेरे को क्या पता है, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन को मैं लॉग एम अपॉन में एन भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दो एल आई अपॉन में एल ए। ठीक है, ये मेरे को पता है। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, लॉग एल आई अपॉन में एल ए। ठीक है, तो मेरा ट्रू स्ट्रेन क्या मिल गया, लॉग इंस्टेंट लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ। क्लियर यहां तक? या फिर देखो इसको और एक तो ये फॉर्मूला हो गया, अपन यहां से भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर मेरे को क्या पता है, एल आई अपॉन में एल ए क्या होता है, 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो एक ये भी फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। एक क्या हो गया, लॉग को लॉग रहने दो और लॉग एल आई अपॉन में एल ए की जगह 1 प्लस
इंजीनियरिंग स्ट्रेन लगा दो। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूला है किसके लिए? ट्रू स्ट्रेन के लिए। ठीक है, तो मेरा इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। चारों का फॉर्मूला है अब मेरे पास। क्वेश्चन में जो जैसा चीज़ पूछेगा मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर इन चारों चीज़ में आपको कोई दिक्कत है या कोई ऐसा चीज़ है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दो। और अगर आपको ये चीज़ पूरा समझ में आ गया है तो लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड लोग को भी क्या हो, हेल्प मिल सके। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्ट्रेन के बारे में, तो मैं उसमें आपको स्ट्रेन का यूनिट नहीं बताया था। तो ये तो हो गया मेरा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो क्या होता है स्ट्रेन का यूनिट? देखो मैं क्या बताया, अगर किसी भी चीज़ का मेरे को यूनिट जानना है तो मैं क्या करूँगा, उसके डेफिनेशन या फॉर्मूला पे जाऊँगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या पता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन। मैं लेंथ मान के चल रहा हूँ, तो चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट देखूँ तो चेंज इन लेंथ, अगर जो चेंज आएगा ये भी क्या आएगा, अगर लेंथ मेरा मीटर में है तो चेंज भी मेरा मीटर में ही आएगा। मतलब कि अगर ऊपर में मीटर है तो मेरा नीचे में भी क्या है, मीटर। ये मीटर मीटर क्या हो गया, कैंसल आउट। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि जो स्ट्रेन है मेरा वो यूनिटलेस है। ठीक है, अब यूनिटलेस है तो क्या होगा, डायमेंशनलेस भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रेन का यूनिट क्या मिला मेरे को, यूनिटलेस है। अच्छा, एक चीज़ है, हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक टेंसर क्वांटिटी भी होता है। तो याद रखना कि स्ट्रेस क्या है मेरा, टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें आ चुका है ये क्वेश्चन कि स्ट्रेस क्या होता है मेरा, टेंसर क्वांटिटी। क्या होता है टेंसर क्वांटिटी? देखो स्केलर में क्या होता है कि केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। और सेम अगर मैं बात करूं वेक्टर के लिए, तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है। मतलब कि मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन में होता है। उसके बाद आता है ये टेंसर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड होता है वो अलग अलग डायरेक्शन, मतलब कि एक से ज़्यादा डायरेक्शन में होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है, मेरा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से याद आया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में तो पूछा जाता है, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जितना छोटा है उतना इंपॉर्टेंट है, हुक्स लॉ। तो चलिए देखते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है। ये जितना छोटा है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखा हूँ बहुत से यूनिवर्सिटीज़ का, जिसमें ये हुक्स लॉ जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, जो कम नंबर के लिए आते हैं, उसमें बार बार रिपीट होके पूछा है। प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आए हैं। तो थोड़ा देखते हैं क्या होता है हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है हमको, ये अप टू लिमिट ऑफ ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही याद रखना है मेरे को कि अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, जब अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं हमको बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, बहुत सारे लिमिट मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, और जितने भी पॉइंट है जैसे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस, जितने भी पॉइंट है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे को क्या पता है, पहली बात तो हुक्स लॉ खत्म हो गया, इतनी छोटा सा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये लाइन को हमेशा याद रखना। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है, यहाँ पे जब भी मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ क्या लगाता हूँ, एक कांस्टेंट लगाता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि स्ट्रेस डायरेक्ट रखा, अब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल टू लिखा और एक कांस्टेंट लगाया ई, इनटू में
स्ट्रेन। अब ये ई क्या है मेरा, ये ई है यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर। ई क्या है मेरा, यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी एक इलास्टिक कांस्टेंट है। जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल बस ये जानना जरूरी था कि हुक्स लॉ क्या होता है मेरा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर यहाँ से मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा ई, और ये ई क्या है मेरा, यंग्स मॉडुलस। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को हमेशा याद रखना है ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, या फिर लीनियर, कई बार देखो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को लीनियर इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं कि क्या होता है लीनियर इलास्टिक लिमिट, बस ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा मटेरियल की प्रॉपर्टीज और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।